नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 17 फरवरी और चलिए जानते हैं 17 फरवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। ऑप्शन ए है बप्पी लाहिड़ी, ऑप्शन बी है विशाल मिश्रा, ऑप्शन सी है राहुल सिप्लिगंज, ऑप्शन डी है अनूप जलोटा। तो यहाँ पर जानते हैं मशहूर गायक बप्पी लाहिड़ी का 15 फरवरी 2022 को निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। वे जुहू की क्रिटी केयर अस्पताल में भर्ती थे। बप्पी लाहिड़ी का जन्म 1952 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत के एक समृद्ध परंपरा वाले परिवार में हुआ था। उन्होंने 19 साल की छोटी उम्र में एक संगीत निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनके पिता अप्रेस लाहिड़ी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे तथा उनकी मां बंसारी लाहिड़ी एक संगीतकार और एक गायिका थीं जो शास्त्रीय संगीत एवं श्यामा संगीत में पारंगत थीं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में निधन हुआ है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, बप्पी लाहिड़ी। बप्पी लाहिड़ी का भी हाल ही में निधन हुआ है। आज का अगला अपडेट है, हरियाणा कैडेट के किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है सोनिया नारंग, ऑप्शन बी है कला रामचंद्रन, ऑप्शन सी है मीरा बोरवड़कर, ऑप्शन डी है अर्चना रामा सुंदरम। तो यहाँ पर जानते हैं हरियाणा कैडेट के आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। आईपीएस ऑफिसर कला रामचंद्रन ने के राव का स्थान लिया है। आईपीएस ऑफिसर कला रामचंद्रन रेवाड़ी, फतेहाबाद और पंचकुला की पुलिस अधीक्षक रह चुकी हैं। आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन केंद्र के प्रतिनियुक्ति पर रहने के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात रह चुके हैं। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी पुलिस एकेडमी मेघालय में भी तैनात रह चुकी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा है कि गुरुग्राम की पहली महिला आयुक्त का नाम क्या है। तो आपका सही ऑप्शन है आपका सी, अरे आपका बी, कला रामचंद्रन। कला रामचंद्रन। आज का अगला अपडेट है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम जत्रा त्योहार 2022 एवं जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ऑप्शन ए है 1.26 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 3.26 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 2.26 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 4.26 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर हम जानते हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम जत्रा त्योहार 2022 और जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाले कुंभ मेले के बाद मेदराम जत्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेदराम जत्रा के बाद समक्का सरलम्मा जत्रा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जान जाइए कि मेदराम जत्रा को समक्का सरलम्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम जत्रा त्योहार के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन है सी, 2.26 करोड़ रुपए। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में किस देश में लसका बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है जापान। तो यहाँ पर जानते हैं हाल ही में ब्रिटेन में लसका बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इन मामलों को पश्चिमी अफ्रीकी देशों में की यात्रा से जोड़ा गया है। लसका बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और पहली बार इसे 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। यह बुखार चूहों द्वारा फैलता है तथा मुख्य रूप से सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीकी देशों में पाया जाता है जहां यह लसका बुखार स्थानिक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लसका बुखार से 3 लोगों की मृत्यु किस देश में हो गई है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका ए, ब्रिटेन। लसका बुखार से 3 लोगों की जहाँ पे मृत्यु हुई है वहां पर आपका सही ऑप्शन है ब्रिटेन। आज का अगला अपडेट है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जर्मनी तथा ऑप्शन डी है जापान। तो यहाँ पे हम जानते हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर को हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है। ज्ञात है कि जर्मनी के राष्ट्रपति के पास काफी कम
कार्यकारी शक्तियां होती हैं और ये दैनिक राजनीति से इतर नैतिक अधिकार होते हैं। जर्मनी में राष्ट्रपति पद पर नियुक्त व्यक्ति का प्राथमिक कानून दायित्व विधेयक पर हस्ताक्षर करना और देश के अंदर या बाहर विभिन्न समारोहों में जर्मनी का प्रतिनिधित्व करना होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि फ्रैंक वाल्टर स्टीमर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा सी, जर्मनी। आज का अगला अपडेट, हाल ही में भारत और किस देश ने घोषणा किया कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता यानी कि CECA करने हेतु तैयार है। ऑप्शन ए है आपका भूटान, ऑप्शन बी है आपका इराक, ऑप्शन सी है आपका अमेरिका और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा किया कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता यानी कि CECA करने हेतु तैयार हैं। यह समझौता दोनों देशों के सही हित के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, स्वच्छता और फाइटो सैनिटरी उपाय और सीमा शुल्क प्रक्रिया शामिल हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में अभी हाल ही में व्यापार के लिए अंतरिम समझौता हुआ है। आज का अगला अपडेट है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है फ्रांस तथा ऑप्शन डी है रूस। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी के वार्षिक कार्यक्रम 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जा रहा है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किसी विकासशील देशों द्वारा आयोजित अपनी तरह का इकलौता आयोजन है। इसमें दुनिया भर के राजनीतिज्ञों, विज्ञान विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, भारत। आज का अंतिम अपडेट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 8%, ऑप्शन सी है 5% तथा ऑप्शन डी है 9%। तो यहाँ पर हम जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कई रेटिंग एजेंसियों ने अपने GDP ग्रोथ अनुमान को घटाया है। IMF ने पिछले साल अक्टूबर में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का जो GDP था 9.5% होने का अनुमान लगाया था। तो यहाँ पर हालांकि पूछा है कि अभी हाल ही में IMF ने भारत का आर्थिक विकास दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो पहले जो 9.5 था उसको घटाकर यहाँ पर 9% कर दिया है। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।